जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 15 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था और इसका अपवाद क्या है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान संरक्षण का अधिनियम है वो एंटोनियो लेवेसियर ने दिया था। और इसका जो अपवाद की बात करें तो अपवाद है वो नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन है। जो लेविजर हैं इन्होंने आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है एंटोनियो लेविजर्स को। और इसका अपवाद था जैसे E=mc², E=mc² जो है आइंस्टाइन साहब ने दिया था। इसमें से क्या होता है कि कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए वह नियम पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। ये जो द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम है ये पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। स्थिर अनुपात की बात करें तो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्रिस्टले ने दिया था। स्थिर अनुपात में क्या होता है कि यौगिक में जो तत्व होता है, तत्व जो हमेशा द्रव्यमान को निश्चित अनुपात में ही होता है। और बात करें एक होता है गुणित अनुपात। गुणित अनुपात का जो नियम है वो डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन है इसके द्वारा दिया गया था। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वह द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि फेरिक सल्फेट जिसे FeSO4 और 7H2O कहते हैं कि क्रिस्टल को गर्म करने पर रंग में क्या परिवर्तन होता है और कौन सा गैस जहरीले गैस निकलते हैं। तो यहाँ पे अगर गैस की बात करें तो वहाँ पे SO2 और NO2 गैस, SO2 और SO3 गैस निकलते हैं। और यहाँ पे जो रंग है वो हरे से लाल भूरा हो जाता है, ऑप्शन सी। इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम फेरस सल्फेट क्रिस्टल है वो, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हरा कशिश बोलते हैं। इसका जो अभिक्रिया की बात करें तो इसका अभिक्रिया Fe2FeSO4 Fe3O3 है, ठीक है। और ये इसका क्या है, अभिक्रिया Fe3O3, ठीक है। इसका देखिए क्या होता है ना कि रंग परिवर्तन, इसका जो रंग परिवर्तन होता है, पहले पानी क्या होता है, पानी जो अभिक्रिया जब होती है तो पानी उड़ने के बाद सफेद हो जाता है। फिर फेरिक ऑक्साइड बनने के बाद ये क्या हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। और इसका जो गंध है, इसका जो गंध है ये जब जलता है तो इसमें सल्फर सल्फर निकलता है, जिसे हम लोग तीखा गंध आती है। इसमें जो गंध इसका आता है वो तीखा गंध आता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सॉल्वे प्रोसेस का उपयोग किसके निर्माण में होता है और इसका मुख्य उप उत्पादक क्या है। तो इसका जो सॉल्वे प्रक्रिया है ये सोडियम कार्बोनेट में किया जाता है। और इसका जो उप उत्पादक है वो कैल्शियम क्लोराइड है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोवन सोडा बोलते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र है ये Na2CO3.10H2O है, ठीक है। तो आप इसका जो रासायनिक सूत्र है ये भी याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का जो यूज है वो सबसे ज्यादा यूज है वो कांच उद्योग में किया जाता है। जो कांच निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो उपयोग है वो जो जल में जो अस्थाई कठोरता है वो कठोरता को दूर करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है। और इसका जो यूज है बेकिंग सोडा का ये खाना बनाने में करते हैं। और जो अग्निशामक आग बुझाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आग बुझाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का ही यूज किया जाता है। कब से आपसे कभी पूछा जाता है कि जो आग बुझाने के लिए कौन सा सोडा का यूज करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि फ्लैमिंगो के वार्म हस्त नियम मतलब लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार यदि एक प्रोपेन
प्रोटॉन जो धनावेश है उत्तर की ओर गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र पूरब की ओर है, तो बल की दिशा क्या होगी? तो इसकी जो बल की दिशा है वो नीचे की ओर होगी। ठीक है, ये जो ये लेफ्ट हैंड रूल है, वामहस्त का नियम, ये किसको दर्शाता है? तो ये विद्युत मोटर के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। अगर राइट हैंड रूल रहता तो जनरेटर को प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आवेश में अगर चुंबकीय का क्षेत्र की बात करें तो वो 0 डिग्री या 180 डिग्री रहेगा, तो बल क्या हो जाएगा? तो बल शून्य हो जाएगा। बल क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नीचे की। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि झिल्ली जीवत जनन की प्रक्रिया में कौन सा कोशिका मुख्य भूमिका निभाती है? तो झिल्ली जो है जीवत जनन प्रक्रिया में जो अंतःद्रव जलीय जो होते हैं ये मुख्य भूमिका निभाती है। जो अंतःद्रव जलीय है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम इसकी ये दो तरह का होता है, एक होता है रफ अंतःप्रद्रव जलीय और एक होता है स्मूथ। ये रफ होता है और एक स्मूथ होता है। तो जो रफ होता है, रफ होने का क्या कारण है? तो इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम के कारण ये रफ होता है। और स्मूथ की बात करें तो स्मूथ ये वसा के कारण होता है। ठीक है, रफ में क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है राइबोसोम, और इसका जो मेन काम है, ये राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और ये जो वसा है, ये वसा किसका? तो वसा, ये चिकनी जो रहती है ये वसा के कारण होता है। और यहाँ पे देखिए, लीवर में बात करें तो लीवर में क्या पाया जाता है? तो ये स्मूथ वाला पाया जाता है। स्मूथ अंतःप्रद्रव जलीय पाया जाता है। और इसका जो ये यकृत में है, वो जितना भी दवाई वगैरह खाते हैं, जहरीली दवाई या फिर जो कीटाणु वगैरह भोजन से हमारे पेट में चले जाते हैं, ये उसका नाश करते हैं। लाइसोसोम के बारे में आपने सुना होगा, तो लाइसोसोम को आत्मघात की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम में जो एंजाइम है उसका जो निर्माण है, उसका निर्माण भी अंतःप्रद्रव जलीय ही करता है। गोल्जी इकाई की बात करें तो गोल्जी उपकरण है, ये गोल्जी उपकरण, इसका काम क्या है? तो पदार्थ का जो पैकेजिंग और परिवहन, गोल्जी उपकरण क्या करता है? पदार्थ को परिवहन करता है। इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। गोल्जी इकाई को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, डीएनए में, सॉरी, इसमें इसका खुद का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। हमारे पूरा जो कोशिका है, कोशिका में दो ही जगह डीएनए पाया जाता है। एक तो पहला केंद्रक हो गया, केंद्रक, और दूसरा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, एक व्यक्ति -2D क्षमता का चश्मा पहनता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसका दूर बिंदु क्या होगा? तो देखिए, जो माइनस यहाँ पे दिखा रहा है, माइनस डिनोट करता है अवतल दर्पण को। और अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण में हम लोग दूर की चीजें देखने के लिए यूज करते हैं। तो अवतल दर्पण हो जाएगा ये दूर। हाँ, देखिए क्या होता है ना कि दूर की चीजें अगर दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले इसको आप ध्यान से समझिएगा। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की चीजें दिखाई देती है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की चीजें दिखाई देती है और निकट की चीजें नहीं दिखाई देती। जो बीमारी होता है उसका जस्ट उल्टा होता है यहाँ पे। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और दूर दृष्टि के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं और उत्तल को प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि अगर माइनस है तो यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सा, हाँ, कौन सा दृष्टि से पीड़ित है? तो माइनस है मतलब अवतल, मतलब इसको, ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि जैसे देखिए, फोकस, फोकस बराबर फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से पूछा गया कि कितने बिंदु कि उसका जो दूरी पे
कितने दूरी पे उसका फोकस बनेगा, है ना। तो फोकस बराबर क्या होता है, 1/100/p। p मतलब पावर, पावर को हम लोग डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, 100 को -2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 से कितना, 50, और ये माइनस, तो 50 सेंटीमीटर में, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के साथ एक और दृष्टि दोष होता है जिसे हम लोग जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। जरा दृष्टि जो दोष है वो मैक्सिमम उम्र बढ़ने के बाद होती है, उम्र बढ़ने के बाद। और इसमें क्या होता है, जो लेंस का यूज किया जाता है वो द्विफोकल होता है, उसमें निकट दृष्टि दोष और उत्तर दूर दृष्टि दोष दोनों देखने के लिए होता है। जो बुजुर्गों को आप चश्मा आपने देखा होगा, इस टाइप का कुछ रहता है, और ऊपर में जो रहता है वो अवतल लेंस लगा रहता है, और नीचे में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, ठीक है। मोतियाबिंद की बात करें तो मोतियाबिंद क्या होता है ना, कि हमारे आंख में एक जो रेटिना है, रेटिना पर एक परत जम जाती है, और इसको ठीक करने के लिए एक ही उपाय है, आपको डॉक्टर से इसकी सर्जरी करानी पड़ती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल सवाल है, स्टेनलेस स्टील का जंग-रोधी और कठोर बनाने के लिए लोहा का मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो उसमें है, जंग-रोधी बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है लोहा के साथ, ठीक है। जो यहाँ देखिए, लोहा क्या होता है ना, कि कार्बन इसमें क्या करता है, क्रोमियम, कार्बन क्या करता है, लोहा को कठोरता प्रदान करता है, और थोड़ी सी मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है। इसमें कार्बन जो है वो बहुत थोड़ा मात्रा में मिलाया जाता है, और कार्बन का मेन काम क्या है, कि लोहे को मजबूत करेगा। और यहाँ पे देखिए, अमलगम आपने सुना होगा, अमलगम। तो अमलगम क्या होता है, पारा। अमलगम क्या है, एक मिश्र धातु है, जो मिश्र धातु का एक धातु है, पारा है, जो उसमें अमलगम कहते हैं। ये अमलगम जो होता है वो लोहे अमलगम नहीं होते हैं। सोल्डर की बात करें, सोल्डर, तो सोल्डर जो होता है वो लेड, लेड जिसे हम लोग शीशा बोलते हैं, और लेड और टीना, शीशा और टीना को मिला करके तांबा मिलाया मिलाया जाता है, बनाया जाता है, सॉरी। और यहाँ पे देखें, पीतल की बात करें तो पीतल जो होता है वो तांबा, तांबा के साथ क्या मिलाते हैं, जस्ता मिलाते हैं। तांबा के साथ अगर जस्ता को मिला देते हैं तो वो बन जाता है पीतल। कांसा बनाने के लिए, कांसा बनाने के लिए हम लोग तांबा के साथ टीन को मिलाते हैं। तांबा के साथ टीन को मिलाएंगे तो वो कांसा बन जाएगा, लेकिन टीन के साथ अगर लेड को मिलाएंगे तो वो सोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाता है। जो बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापतन बोलते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड, हाँ यही आंसर है। एंथ्रेसीन भी बदल जाता है, और कपूर भी बदल जाता हुआ। बाकी ये दोनों का पता नहीं, लेकिन कपूर आपने देखा होगा, जब आप नए कपड़े में कपूर रखा जाता है तो कपूर धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद ये गायब हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऊर्ध्वापतन क्या होता है, ठेस, जो ठोस रहता है, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी देखें तो शुष्क बर्फ, जिसे हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, CO2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, तो ऊर्ध्वापातन का, ठीक है। और अगर ये देखिए, ये क्या होता है, ठोस से सीधा चेंज हो जाता है गैस में, लेकिन गैस को अगर सीधा ठोस में चेंज करना है तो इसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोला जाता है, निक्षेपण बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि दंत चिकित्सा, मतलब दांत का जो डेंटिस्ट होता है, वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, और वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। तो जो डॉक्टर है वो दंत चिकित्सक, वो देखने के लिए कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण का यूज करता है, और जो उसकी स्थिति है वो फोकस और ध्रुव के बीच में होना चाहिए। जो अवतल दर्पण है यह प्रकाश को अभिसारित करता है। ये हेडलाइट हो गया या फिर सोलर कुकर में भी
ये अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। छवि की बात करें तो जब इसमें जो छवि है वो क्या बनती है, वो प्राकृतिक होती है, वो वास्तविक होती है। और जब फोकस और पोल के बीच में ही होती है, जो उसका छवि है वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी। और इसका जो छवि है अवतल दर्पण का, वो हमेशा क्या बनता है, आभासी बनता है, आभासी और सीधा बनता है, सीधी और आवर्धित आवर्धित बनती है। ठीक है, उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का जो इस्तेमाल है वो रिव्यू मिरर, मतलब जब गाड़ी में जो पीछे की दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है और छोटा बनता है। अगर यहाँ पे दर्पण दर्पण की अगर फॉर्मूला की बात करें तो 1/f बराबर 1/v+1/u इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि 600 वाट और 1000 वाट की दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कौन सा बल्ब अधिक तेजी से चमकेगा। तो 60 वाट जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कम वाट वाला जो बल्ब है वो ज्यादा अधिक तेजी से चमकेगा। अगर वही किसमें, समांतर क्रम में, किसमें, समांतर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये 100 वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बल्ब जो रहता है, बल्ब बल्ब का जो फिलामेंट, ये जो बल्ब है, बल्ब में जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट किसका बना हुआ रहता है, तो ये टंगस्टन टंगस्टन धातु है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। टंगस्टन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है वो बहुत हाई होता है। बात करें तो 3422 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। और बल्ब के अंदर में जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन या फिर आर्गन, ये दोनों में से कोई एक गैस को भरा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है एक्वारीजिया, जिसे हम लोग अम्लराज बोलते हैं, में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात ज्ञात करें। तो एक्वारीजिया में क्या क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और नाइट्रिक अम्ल होता है। इसे जब भी हम 3 और 1 अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, अम्ल राज बन जाएगा। ठीक है, अम्ल राज बन जाएगा। तो इसका जो उपयोग है ना, इसका उपयोग सोना हो गया या फिर प्लेटिनम जैसे जो धातु हैं, इसका मतलब जैसे अभिक्रिया धातु को गलने में सक्षम है। ठीक है, ये सब जो सोना हो गया, बाकी चीजों सबको गला देता है, प्लेटिनम जैसे जो धातु है सबको ये गला देता है। ठीक है, अब इसे देखिए, नवजात क्लोरीन, जो मिश्रण में क्या होता है ना कि जो ये मिश्रण है, एक नवजात क्लोरीन होता है। नवजात क्लोरीन में मिश्रण में नवजात क्लोरीन निकलता है जो सोने के साथ प्रतिक्रिया करता है। और ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे हम लोग H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग अम्लों का राजा कहते हैं, अम्लों का राजा। आप इसे याद रखिएगा। सोने की बात करें तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24, सोने की शुद्धता हम लोग कैरेट में मेजरमेंट करते हैं। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन शुद्ध सोना से जेवर वगैरह कोई भी चीज नहीं बनाया जाता। तो हम लोग जो जेवर वगैरह बनता है उसमें से क्या है, 22 कैरेट सोना का यूज होता है। और बाकी जो इसमें है वो उसमें तांबा चांदी वगैरह मिलाया जाता है उसको कठोर बनाने के लिए। सोना ऐसा धातु है जिसे बहुत, इसका जो तन्यता है, इसका इसमें 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर के आसपास हम लोग एक पतली तार खींच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पादप जगत का वह कौन सा एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकने में मदद करता है। तो ये जो एथिलीन है, ये एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैस अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में इसका यूज करते हैं। इसे कृत्रिम रूप से पकाते हैं ना। तो इसे हम लोग क्या है, जैसे देखिए, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट, जो कि एसिटिलीन गैस बनता है। कैल्शियम जो कार्बोहाइड्रेट है उससे क्या निकलता है, एसिटिलीन गैस निकलता है और उसे वो पकाता है। ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन क्या करता है, ये पौधों की लंबाई, ये जो पौधे की जो लंबाई होती है
पौधों की लंबाई और सूर्य की ओर झुकना, कि पौधे देखिए सन की ओर क्या होता है, अट्रैक्शन हो जाता है, पौधे सन की ओर झुकता है, ठीक है, झुकने के लिए जिम्मेदार होता है। जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिन जो है ये तने की वृद्धि, ये जो तना है ये तने की वृद्धि और पौधे को लंबे करने में सहायता करती है। जो पौधे हैं, बोने पौधे जो होते हैं उसे लंबा करने में सहायता करते हैं। और ये जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन जो होती है वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करती है। जो सेल है, सेल को डिवाइड करने में मदद करती है साइटोकाइनिन। और एक और होती है एबीए, एबीए जिसे हम लोग बोलते हैं एब्सिस्क, एब्सिस्क एसिड, एब्सिस्क एसिड। ये क्या करता है, तो एब्सिक्स एसिड्स को हम लोग तनाव हार्मोन बोलते हैं, तनाव हार्मोन है ना, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, वृद्धि को रोकता है और जो पतझड़ लाता है, जो पत्ते वगैरह जो झड़ते हैं, और ये जो वृद्धि, अगर वृद्धि नहीं, ये हार्मोन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, पेड़ लगातार बढ़ते रहेगा। तो एब्सिक्स को क्या करता है, बढ़ने से रोकता है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और ऐच्छिक पेशियों को समन्वय को नियंत्रण करता है। तो जो हमारे शरीर में जो ऐच्छिक पेशियां हैं उसको नियंत्रण अनुमस्तिष्क, जिसे हम लोग सेरेबेलम कहते हैं। अब यहाँ से देखिए होता है ना, क्या देखिए हमारे शरीर को ये क्या करेगा, नियंत्रण करता है। कभी होता है कि जैसे शराबी को आपने देखा होगा, शराब पीने के बाद आदमी इधर उधर लुढ़कता है, तो शराब पीने से जो प्रभावित होने वाला है वो सेरे बेलम है, ठीक है, सेरे बेलम। कोई आदमी शराब पीता है तो उससे जो प्रभावित होने वाला मस्तिष्क का पार्ट वो सेरे बेलम है। और प्रण मस्तिष्क, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम, सेरेब्रम का क्या होता है, यह सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें हमारी जो बुद्धि, याददाश्त एवं भावनाओं का केंद्र है। कौन, प्रण मस्तिष्क बोलते हैं सेरेब्लम। उसके बाद एक मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लंगेटा अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो हमारे इच्छा से नहीं होती, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कना, उल्टी, ये सब को नियंत्रण करता है कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस की बात करें तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है या भूख प्यास का जो नियंत्रण केंद्र है वो कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, और ये बाकी भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक किस तत्व की होती है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक की बात करें तो वो फ्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो सबसे अधिक, इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इफिशियंटी, तो वो सबसे अधिक क्लोरीन में होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। लेकिन सबसे हल्का धातु की बात करें तो सबसे हल्का धातु कौन होता है, तो वो लिथियम होता है। और सबसे भारी धातु जो कि ओसोमियम है, सबसे भारी धातु ओसोमियम है। और दर अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन है, तो वो पारा है, ठीक है। और अधातु की बात करें जो दर अवस्था में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्लोरीन, जो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हवा में नमी बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हवा में नमी बढ़ेगी, हवा में नमी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ध्वनि का जो प्रभाव है, ध्वनि का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। क्योंकि उसका देखियो ये घनत्व के कारण होता है। घनत्व का प्रभाव क्या कहता है कि नम हवा में घनत्व जो होता है वो शुष्क हवा से कम होता है। इसीलिए ध्वनि की चाल घनत्व कम होने से चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान पर ध्वनि का जो वेग है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा, ठीक है। और दाब की बात करें तो आदर्श गैस में जो दाब परिवर्तन है, परिवर्तन को का ध्वनि के चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब जो है, प्रेशर, वो ध्वनि की चाल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बात यहाँ पर करते देखिए पानी के जो नीचे है, पानी के नीचे में अगर कोई भी वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग
सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करता है, सोनार जो है ये पारासर्व तरंगे पारासर्व तरंगे छोड़ती है, और तरंगे जब टकरा करके वापस आती है तो इसी से पता चलता है कि नीचे कुछ वस्तुएं हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो वो हो जाएगा थायमीन। आरएनए जो है, आरएनए में अंतर देखिए, आरएनए जो है वो थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है, तो यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है थायमीन के स्थान पर। ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये किसने दिया था, तो ये वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करें तो एलेक जेफरीज द्वारा, एक साइंटिस्ट है एलेक जेफरीज द्वारा विकसित, इसका उपयोग अपराधियों की पहचान और पितृता, मतलब जो पुत्र और फादर अगर गुम हो गया है तो इसका पुत्र है या नहीं है, इसको पता करने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग। उसके बाद फिर जीन की बात करें, जीन जो अनुवांशिक का मूल इकाई होता है, कौन, जीन होता है। तो यहाँ पे आपका थायमीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? तो जो टिमटिमाता है वो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है कि वायुमंडल में विभिन्न परत का जो घनत्व है और तापमान बदलता रहता है, जिससे तारे से आने वाले प्रकाश पर बार बार मुड़ता है। ठीक है, जिसके कारण प्रकाश क्या है, वो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन देखिए, आप ग्रह देखिएगा तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वो पृथ्वी के पास हैं और प्रकाश के विस्तृत स्रोत माने जाते हैं, इसलिए औसत जो है उसका परिवर्तन शून्य हो जाता है। आकाश का रंग देखिएगा तो आपको नीला नजर आता है, तो नीला नजर आने का कारण क्या है, तो प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला नजर आता है। बैंगनी और नीला रंग में जो परिकिरणन सबसे अधिक होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त की बात करें तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर जो लाल रंग दिखाई देता है सूर्य, वो किसके कारण है, वो तरंगदैर्घ्य। अगर बात करें तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए सूर्य उदय, इसलिए जो इसका परिकिरणन सबसे कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका परिकिरणन सबसे कम होगा। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक है, इसीलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य का रंग है वो लाल प्रतीत होता है। अगर अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष में जाता है तो वहां पे आकाश उसको कैसा दिखाई देगा, तो आकाश उसको काला दिखाई देगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, रेडियोधर्मी तत्वों से निकलने वाले किस किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता की बात करें तो गामा किरणें, गामा किरणें की जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो गामा किरण है वे विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इन पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा किरण की बात करें तो ये हीलियम धन आवेशित हीलियम है, इसकी जो आयनिक क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। बीटा किरण की बात करें तो बीटा किरण ये तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडियो धर्मिता की जो इकाई है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्यूरी बोलते हैं, क्यूरी CI। ठीक है, क्यूरी या फिर बैकरोल, क्यूरी या बैकरोल, ये दोनों में से कोई एक है ना, जो भी ऑप्शन में रहेगा सही आंसर हो जाएगा। हेनरी बैकरोल जो है, हेनरी बैकरोल, इन्होंने ही खोज किया था रेडियो धर्मिता की। और नाभिकीय विखंडन की बात करें तो परमाणु जो बम है या परमाणु रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पे काम करती है। और सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम है और नाभिकीय संलयन में सूर्य का ऊर्जा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मानव में जो प्रोटीन का पाचन है वो आमाशय से, मुख से क्या होता है, स्टार्च,
स्टार्च का पाचन मुख से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय से स्टार्ट होता है। अ, पेट में क्या होता है ना, गैस्ट्रिक ग्रंथि पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्रंथि जिसे पेप्सिन, जिससे क्या निकलता है, पेप्सिन छोड़ता है, और वो जो प्रोटीन पेप्साइड में तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें पाचन जो है कार्बोहाइड्रेट का वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो ये एंजाइम क्या होता है, लार से जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट उसका पाचन करता है। और पूर्ण पाचन की बात करें तो पूर्ण पाचन भोजन के जो पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में होता है। पीत रस जो होता है, हम लीवर जो है वो पीत रस का निर्माण करती है। पीत रस का निर्माण करने के बाद एक थैला होता है जिसे हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। और ये जो स्टोर कर कहाँ पे होता है, ये पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, यदि कोई कूली अपने सिर पर 50 किलोमीटर का बोझा लेकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा, है ना, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कितना यहाँ दिया हुआ देखिए, ये 50, देखिए कॉस थीटा, अगर क्षैतिज पे चल रहा है, प्लेटफॉर्म पे क्या चल रहा है, क्षैतिज पे चल रहा है, मतलब सीधा चल रहा है, मतलब थीटा का मान क्या हो जाएगा, अगर सीधा है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जैसे ही थीटा का नाम कॉस थीटा, 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है। अगर कोई व्यक्ति 50 किलो बोझा लेकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म पे गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध चल रहा है, तो इसका जो पूरा वर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे ही थीटा का मान 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिक वो जीरो कर देगा सभी को। जो पावर की बात करें तो पावर पावर क्या होता है, कार्य करने का जो दर होता है, कार्य करने की जो दर होता है उसे हम लोग पावर कहते हैं, है ना। इसे डब्लू डब्लू वाट बटा समय, ये पावर का फॉर्मूला है। अब यहाँ देखिए अश्व शक्ति, है ना, अश्व शक्ति क्या होता है, हॉर्स पावर जिसे हम लोग बोलते हैं। हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बुलेट प्रूफ जैकेट या ग्लास बनाने में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ बनाने के लिए इसमें केवलर या फिर जो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। केवलर जो होता है यह एक बहुत मजबूत सिंथेटिक फाइबर है जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। लेक्सन, जो एक लेक्सन है, लेक्सन क्या करता है, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में प्रयोग करते हैं। लेक्सन का प्रयोग है वो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में वो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग, जिसे हम लोग लेक्सन बोलते हैं, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। बेकेलाइट, ये बेकेलाइट है, यह पहला प्लास्टिक था। इसका प्रयोग कुकर का जो हैंडल और बिजली का जो स्विच बनाने में होता है। ठीक है, ये बेकेलाइट का। ये नायलॉन की बात करें, नायलॉन को हम लोग प्राकृतिक रबर बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अ, रक्त समूह ओ नेगेटिव में सर्वदाता क्यों कहा जाता है? अब देखिए ओ नेगेटिव जो है वो सर्वदाता है, लेकिन सर्वदाता क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ओ माइनस ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन की बात करें तो जो आरबीसी की सतह पर ओ माइनस में ना तो ए एंटीजन होता है और ना ही बी एंटीजन होता है, इसलिए यह किसी के भी शरीर में रिएक्शन नहीं करता है। सर्वग्राही की बात करें तो ये जो ए बी प्लस है, ए बी में भी क्या है, ए बी प्लस है, इसमें जो होता है, इसमें सभी एंटीजन होते हैं। यह किसी भी खून, ये किसी का भी खून ले सकता है। और रक्त परिसंचारण है, इसका जो खोज है रक्त परिसंचारण का, वो विलियम हार्वे ने किया था। और रक्त समूह की खोज की बात करें तो रक्त समूह का
कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त का अगर पीएच मान है वो 7.4 है, मतलब रक्त का पीएच मान क्या है? हल्का क्षारीय है। क्या है ये? हल्का क्षारीय है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, पृथ्वी के सतह से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए न्यूनतम पलायन वेग क्या होगा? तो न्यूनतम पलायन वेग की बात करें जो पृथ्वी की सतह से ऊपर भेजे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। अगर वह न्यूनतम वेग देखिए, पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग की परिभाषा की बात करें तो वह न्यूनतम वेग जिसे फेंकी हुई कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है उससे पार हो जाए और वापस नहीं आए। चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? इसलिए यहाँ पे चंद्रमा में इसलिए वायुमंडल नहीं टिक पाता है, गैस क्या हो जाता है? उड़ जाता है। सूर्य की पलायन वेग की बात करें तो सूर्य में जो पलायन वेग है वो 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब इतना स्पीड से अगर पृथ्वी से किसी को फेंका जाए तो जाकर के सीधा सूर्य में गिरेगा। कक्षीय वेग की बात करें जिसे हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी बात करते हैं, तो पृथ्वी के पास घूमने वाले जो उपग्रह हैं ये लगभग 8 किलोमीटर, कितना? 8 किलोमीटर पर सेकंड से गति करते हैं। और भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितना किलोमीटर है? तो 36,000 किलोमीटर है उपग्रह की ऊंचाई। और एक परिक्रमा, पृथ्वी का जो एक परिक्रमा है उसको करने में कितना लगता है? उपग्रह को परिक्रमा करने में 24 घंटे लगते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का आखिरी सवाल है, कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग चिकित्सा में किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर इलाज में किया जाता है। ये गामा किरण उत्सर्जित करता है और कैंसर की जो कोशिकाएं हैं उसको नष्ट कर देती है। आयोडीन अगर बात करें, आयोडीन आयोडीन 131, तो इसका जो उपयोग है वो थायराइड ग्रंथि जिसे हम लोग घेंघा रोग जिसमें होता है का उपचार और जांच में किया जाता है। फास्फोरस 32 है, इसका जो उपयोग है वो ल्यूकेमिया जिसे रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। और सोडियम 14 का जो उपयोग है वो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए, ब्लड क्लोटिंग का पता लगाने में किया जाता है। कार्बन 14 की बात करें तो कार्बन 14 जो जीवाश्म है, फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।